देखो, अगर रेपो रेट की बात करें और रिवर्स रेपो रेट की बात करें, चीज एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया, रेपो रेट का कर दोगे तो चीजें आ जाएंगी। रेपो रेट में होता क्या है कि आरबीआई, आरबीआई हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है, राइट। सेंट्रल बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक दैट इज इंडिया का सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई है। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके थ्रू पैसा इशू, सारी चीजें, कुछ भी लेना देना, करेंसी, सब कुछ इसके अंडर में होता है। आरबीआई जब किसी बैंक को, इसका मतलब है बेसिकली रीपर्चेज। क्या है इसका मतलब? रीपर्चेज ऑप्शन। कोई भी बैंक, सपोज करो कि किसी बैंक ने शुरुआत कर ली, ले लिया, पैसे ले लिए, चालू हो गया, लेकिन अब उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आरबीआई से लोन लेगा कुछ रेट पर। ठीक है, दोबारा से रीपर्चेज करेगा चीज़ों को, और अपना बॉन्ड देगा या कुछ सिक्योरिटी देगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें करेगा, डिपॉजिट करेगा, तो उससे रीपर्चेज करने के लिए बैंक रीपर्चेज द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद आरबीआई एट द रेपो रेट, जिससे उसकी चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। इसमें रेपो रेट में क्या होता है कि जब रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई गिव्स द लोन, क्या करता है, आरबीआई लोन देता है। किसको लोन देता है? टू द अदर बैंक्स, टू अदर बैंक्स, ठीक है, इंडिया के, टू टू अदर बैंक्स। लेकिन साथ ही साथ जो बैंक्स होते हैं, बैंक रीपर्चेज करती है यहाँ से क्या चीज़, जैसे लोन देगा तो बैंक इसमें रीपर्चेज करेगा। क्या रीपर्चेज करेगा? दोबारा से सिक्योरिटी, किसके साथ, रीपर्चेज द सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिटेड विद आरबीआई एट द रेपो रेट। ठीक है, तो जब इसमें ये लोन देगा आरबीआई, तो यहाँ पर जो बैंक होंगे, जिस बैंक को दे रहा है, वो रीपर्चेज, रीपर्चेज करता है, रीपर्चेज द सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज है हमारी, डिपॉजिटेड विद आरबीआई एट द दिस रेपो रेट, इस रेपो रेट पर, जो ये रेपो रेट होता है, जिस रेट पर हो रहा है लेन देन, जिस रेट पर अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट करता है, जो रिपर्चेज हुआ है, उसका कुछ लिया है, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है आरबीआई के साथ कुछ रेट पर, कि हम ये रख रहे हैं, आप मुझे इस रेट पर पैसा दो जिससे चीज़ें बनेंगी, और लोन ले रहा हूँ मैं आपसे। तो जब लोन लेगा उसमें जो रेट लगेगा दैट इज रेपो रेट। ठीक है, और हर एक उसका रेपो रेट वैसे मैक्सिमम ईयर में सेम ही रहता है, कुछ टाइम में हो जाता है कभी कभार कि रेपो रेट चेंज होता है कभी कभार। ठीक है, कभी कभी जैसे कि अभी बीच में अगर हम उसकी बात करें, जब लॉकडाउन आया था उस टाइम पर रेपो रेट चेंज हुआ था। ठीक है, अभी भी हमारा बहुत टाइम से रेपो रेट चेंज नहीं होता है, बहुत रेयर होता है रेपो रेट चेंज, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, और इसमें, और इसमें कर सकते हैं, और थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो और ये कर सकते हो कि रेपो रेट का मतलब है रिपर्चेज ऑप्शन, फिर से समझ लेना, ये वह रेट है, ये वो दर है कह सकते हो, एट द रेपो रेट, जिस पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को, अदर बैंक को लोन देता है, ऋण देता है। बैंक रेपो दर पर, ठीक है, रेपो दर पर आरबीआई में जमा की गई प्रभूतियों को फिर से खरीदता है,
जो अपनी सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड है आरबीआई के साथ, उसे रिपर्चेज करता है। तो वही हमारा इस दर से, उसी को हम बोल देते हैं इसमें रेपो रेट। ठीक है, रेपो दर पर जो इसमें रेपो रेट है, जो परसेंटेज दिया जा रहा है, उसी पे खरीदता है, उसी को हम रेपो दर बोलते हैं। समझ आ गया रेपो रेट? ओके गुड, समझ आ गया तो अच्छा है। अब चल, हाँ हाँ बेटा। नहीं, इसका टाइम पीरियड वैसा खास नहीं होता। इसमें ये होता है कि जब चीज़ें वो आपकी डाउन हो रही होती, तब आपको लेना होता है, जब आपका चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जैसे सपोज कई बार ऐसा होता है कि बैंक कई बार, जैसे कि लोन ले रहा है, बहुत सारे लोगों का लोन ले लिया, किसी वजह से उसमें डाउनफॉल चीज़ें आ गई, और उसने प्रॉमिस कर रखा है कि भाई इतने परसेंट पे हम आपको देंगे, एफडी, लोन, सारी चीजें, और उसके पास पैसा बचा नहीं। ठीक है। अक- तो फिर वो वापस करता है। खास करके ये जो इसकी अगर बात कर, रेपो रेट की बात करते हैं, किसी चीज की बात करते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक बेटा ये है कि ये मैक्सिमम गवर्नमेंट होल्डर्स जितने बैंक है, लाइक एसबीआई बैंक, इनमें मैक्सिमम करते हैं। बाकी जो प्राइवेट बैंक है, उनके साथ बॉन्ड साइन होता है। बॉन्ड वो अलग चीज़ है, बॉन्ड के बाद चीज़ें उससे बनती हैं। लेकिन इसका मेन मोटो ये होता है कि जब सामने वाला, जैसे सपोज करो कि मैं एक अदर बैंक हूँ, आप आरबीआई हो, जब मेरे पास मैंने सबका ले लिया पैसा और लोन भी दे दिया, अब मेरे पास नहीं है कि मैं जिसका पैसा लिया है उसको वापस करने के लिए, और लोन तो दे रहा हूँ, उससे इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ, वो लोन वापस नहीं आ रहा मेरे पास जो मैंने दे रखा है। एनपीए होता जा रहा है। जैसे अभी बीच में कुछ लोग भाग भी गए, नीरव मोदी टाइप ऐसे करके। तो फिर हम मुश्किल से फिर हम आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई से बोलते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम ऐसी ऐसी हो रही है, अब मैं फिर से, आप हमें लोन दो, और हम आपकी सिक्योरिटी, और तो लोन ऐसे देता नहीं, वो सिक्योरिटी परचेज करवाता है जो आरबीआई के साथ होता है, जिससे आप उससे रख कर पैसा देते हैं सभी को। ठीक है। राइट। हाँ हाँ, ये मार्केट की वजह से ही होता है। इन्फ्लेशन डी इन्फ्लेशन की बात जब आ जाती है, या फिर मार्केट में उसकी चीज़ें बढ़ जाती घट जाती, लोगों की डिमांड, ये मार्केट पे भी है। दूसरा इसमें ये भी आप कह सकते हो कि जो बैंक ने दूसरे का पैसा ले रखा है, ये उससे भी है कि लोगों को वापस भी करना है, क्योंकि आपकी गारंटी है, आपने उस चीज़ पर ले रखा है, आप उसे वापस करेंगे ही करेंगे, और आपके पास पैसा बचा नहीं क्योंकि आपने लोन लिमिट से ज़्यादा दे दिया है ना। ठीक है बेटा, अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। ठीक है, तभी इसका नाम रिवर्स रेपो रेट है। जब आरबीआई बैंक से उधार लेता है किसी से, जब आरबीआई को कभी जरूरत पड़ती है, आरबीआई एट टाइम्स, ठीक है, एट टाइम्स borrows from the banks। अगर ये बैंक से बोरो कर देता है एट द, लेकिन ये ध्यान रखना, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा और ये हमेशा कम होगा। ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। रीजन क्यों है? क्योंकि आप खुद से देख लो, कभी जब बैंक आपको लोन देता है तो बहुत कम पैसे में वो बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट रेट लेता है। जब आप उसमें कोई अपनी चीज़ रखते हो, और सपोज करो कि आप एफडी कराते हो या कुछ ऐसा करते हो कि हमें कितना मिलेगा, तो उसमें बहुत कम रेट में
वो करता है, ठीक है, लेता है कि नहीं यार एफडी में तो हम बहुत कम पैसा देंगे क्योंकि आप उसमें जमा कर रहे हो, वो एक तरीके से आप लोन ले रहे हो उनसे, वो लोन दे रहे हो उनको, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। आरबीआई जब बैंक से लोन लेता है तो वो बैंक्स एट rate lower than the repo rate, एंड द रेट इज नोन एज, जो ये रेट है रेपो रेट पर, जिस रेपो रेट पर कम रेट पर जब ये आरबीआई लेता है किसी सुधार, इसी को हम बोल देते हैं बेसिकली, दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेटो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये वही रिवर्स रेपो रेट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सपोज करो कि इसने जो 5.25 कल बताया एक बच्चे ने, ये आप देख लेना कितना है इस परसेंट पे, तो ये हो सकता है 3% पर होगा या 4.5% पे होगा, लेकिन इससे ये कम ही होगा हमेशा जो भी आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं रेपो रेट, ठीक है। इसमें रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर टू मेजर ऑप्शन, ये किसके अंडर में होते हैं, टू मेजर ऑप्शन होते हैं अंडर द एल ए एफ। एल ए एफ जानते हो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये क्या है, ये हमारी, अगर हम इसकी बात करें कि ये एल ए एफ है क्या चीज़, फैसिलिटी जानते हो आप लोग क्या है ये, फिर भी अगर क्वेश्चन कभी पूछे तो ये क्या है। हम्म, ओके, और कौन बताएगा। हाँ, राइट, दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, जो ये सेंट्रल बैंक इसे यूज करता है, लाइक आरबीआई बैंक, किस चीज़ के लिए मैनेज करता है अपनी लिक्विडिटी, जो भी बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्लुएंस को लेकर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के लिए, इसको जो पैसा अपना, जो पैसा होता है कैश होता है उसको जो मैनेज करता है उसी को हम बोलते हैं एल ए पी, एल ए एफ सॉरी, ठीक है। This is a monetary policy tool which is used by central bank. ओके, समझ आ रहा है हिमांशु, कीर्ति, ये एक टूल है, हाँ, एक टूल है, मॉनेटरी टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जो आरबीआई यूज करती है लेन देन के टाइम पर और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा आ जाता है, और इसकी अगर हम बात करें शुरुआत, अगर इसकी इंट्रोड्यूस किया गया एलएएफ टाइप का कुछ, बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, हेल्पिंग इज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच, ऐसे कुछ करके, इसके लिए एक रूल भी बनाया गया था इन 1998 में, दैट इज कॉल्ड, आप लिख सकते हो, इसमें एक कमेटी बैठी थी बेसिकली रिकमेंडेशन के लिए, उसने इसको खास करके मैनेजिंग लिक्विडिटी का नाम दिया, उसको बोलते नरसिम्हन कमेटी, नाम लिख लो उसकी, एक कमेटी बैठाई गई थी इसको समझने के लिए, नरसिम्हन, नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन 1998, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया गया, रिकमेंड किया गया कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें किया जा सकता है।
फिर हमारा इसके बाद से जो हमारा कल मैंने स्टार्ट किया था, इसके बाद, क्योंकि उसमें मैंने तीन चार चीज़ें आपको लिखाई थी शुरुआत में, नेशनल इनकम, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें। तो मॉनेटरी पॉलिसी में और भी चीज़ें आ जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा चल रहा है। एमएसएफ, इसका नाम सुना है कभी? एमएसएफ, व्हाट इज एमएनएस? एमएसएफ, एमएसएफ, इसका नाम सुना है कभी? नहीं? मार्जिनल, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है जितने भी मैं अभी करा रहा हूँ। फैसिलिटी, ठीक है, जैसे वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थी, वैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एम एस एफ इज अ रेट, ये एक रेट है, ये भी एक दर है, ठीक है। एम एस एफ इज अ रेट, रेट, ओके। नंबर वन, ये क्या रेट है? जो कि विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कुड बोरो मनी ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ओवरनाइट, ध्यान रखना, रातों रात अपनी सिक्योरिटी की उसमें कोई भी कमर्शियल बैंक वहां से पैसा उधार आरबीआई से, जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी पड़ी हुई है, उसके उसके आधार पर, उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर पैसा ले ले, ठीक है। रातों रात, अचानक से बहुत बड़ी आफत पड़ गई, अचानक से जरूरत पड़ गई, तो जो अप्रूव्ड ऑलरेडी पड़ी है उसी में और पैसा ले लेना, उसको बोलते हैं एमएसएफ, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ आपकी लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स के अंदर ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द रेट, ओके, which scheduled commercial banks and scheduled commercial banks could borrow money overnight from the RBI against approved security. जो उसकी सिक्योरिटीज पड़ी हैं, अप्रूव्ड ऑलरेडी उसके पास, उस पे लोन उसने कभी लिया नहीं था, अप्रूव्ड पड़ी हुई थी, ये था कि ले लेंगे हम इसमें, और डाल रखी है उसने, जब भी है कि जरूरत पड़ेगी कभी, ये डाल के रखी जाती हैं कि कभी जरूरत पड़े तो हम ओवरनाइट उस चीज़ को ले लें, और फिर आरबीआई उसे आरबीआई से उधार लेता है ओवरनाइट जिस रेट पर, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जैसे कि आप सपोज करो कि मेरा कुछ आपके पास मैंने दे के रखा है कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे पैसा ले लूंगा, आपने कहा ठीक है, तो जब भी मुझे कभी अचानक से जरूरत पड़ी तो मैं रातों रात आपसे ले लूंगा, सुबह वो चीजें ठीक कर लूंगा मैं अपनी। इसमें जो ये हम लेते हैं पैसा, जो हम बोरो करते हैं यहाँ से, जो बोरिंग लिमिट है बोरो करने की, ठीक है,
बोरोइंग लिमिट की बात करें ऑफ द बैंक, कितना उधार ले सकता है बैंक इसके अंदर, एमएसपी के अंदर, एमएसएफ के अंदर, ठीक है, जितनी भी उसकी इज 2% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल बोलते हैं, एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, लायबिलिटीज। यानी आप कह सकते हैं कि इसका 2% ऑफ देयर नेट डिमांड, जो इनकी नेट डिमांड है, टाइम लायबिलिटी है, उसका 2% ये उधार ले सकता है वहां से, ठीक है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, ठीक है। हमारा एमएसएफ रेट जो है दैट इज 6 पॉइंट कुछ है, 6.5 है। मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक, ये रेट है, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, जिस रेट पर ले रहा है ये रेट है, एमएसएफ रेट हमने बना रखा है, मान लो 6.5%। इसका यहाँ पर मीनिंग निकालें तो कमर्शियल बैंक जो पैसा उधार लेगा आरबीआई से ओवरनाइट, इक्वल टू 2% ऑफ देयर डिपॉजिट, जो भी अपना डिपॉजिट है उसके 2% के बराबर वहां से उधार लेगा, किस रेट पर, 6.5% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? और कभी भी एमएसएफ रेट जो होता है, एमएसएफ रेट इज यूजुअली हायर देन रेपो रेट, से ये ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अचानक से हम उधार दे रहे हैं किसी को, आरबीआई दे रहा है। क्या कह रहे हो, पूछो। हम्म, क्या मैं बताया, ऑलवेज, हाँ, रेपो रेट। तभी तो ग्रेटर है ना, हायर है ना। रेपो रेट का अगर 4% है, ब्याज ले रहा है, तो ये 5% ले सकता है, 5.5% ले सकता है, 6% ले सकता है। नहीं नहीं, ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं है, फिक्स किए जाते हैं ये। आपके अभी उसमें जब डालोगे अभी नेट पे तो आ जाएगा इस समय एमएसएफ रेट क्या चल रहा है, वो फिक्स रहता है उसका। लेकिन ये होता है कि हायर होता है उससे, ठीक है, रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। और ये जितनी उसकी जितनी डिमांड है डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट कर रखा है, सपोज करो कि मैंने 10 लाख की चीज़ डाल रखी है, तो उसका 2% ही मैं उधार ले सकता हूँ उससे, जिससे कि मैं मैनेज कर पाऊँ अपनी चीज़ों को। सारा 10 का 10%, जैसे सपोज करो कि 10 लाख का है, तो 10 लाख पूरा उधार नहीं ले सकता, वापस नहीं ले सकता मैं उससे, सिक्योरिटी का ओवरनाइट ले रहा हूँ ना, और ज़्यादा ब्याज पे ले रहा हूँ, तो मुझे 2% की उसके बराबर वैल्यू की मिलेगा, मतलब 2 लाख के बराबर मुझे वहां से वो मिल जाएगा, वो भी इंटरेस्ट रेट पर, हायर इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। समझ आया? हाँ। तो इसमें आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, एक लिमिट है उसकी, कितनी है, 2% ऑफ देयर डिपॉजिट। जो चीजें डिपॉजिट होंगी उसके अकॉर्डिंग इतनी आ जाएंगी चीजें, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर सभी को? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद यहां से चलते हैं बैंक रेट।
बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट तक तो हायर रेट होता है, दैट इज हायर रेट। समझना ध्यान से, हायर रेट। और ये हायर रेट मैक्सिमम यूजुअली जो होता है, यूजुअली बात करें अगर हम, 1% हायर देन द रेपो रेट। रेपो रेट से 1% तो हमेशा ज्यादा होता है। इसे चार्ज कौन करता है? विच इज चार्ज बाय आरबीआई। कैसे आरबीआई करती है? व्हेन इट गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, व्हेन इट गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक्स को देता है पैसा, तो 1% और बढ़ा के देता है उनको बैंक रेट पे। ठीक है, जब उनको लोन देगा तब। सपोज करो कि प्रेजेंट बैंक का रेपो रेट जो है 4 या 5.25% है, जब कमर्शियल बैंक को देगा तो 6.25% हो जाएगा। इस रेट पर लोन देगा कमर्शियल बैंक को। जो कमर्शियल बैंक नहीं होंगे उनको देगा इस रेट पर लोन। समझ आ गया? और बैंक रेट ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि सर ये हायर है, इसका मतलब इसे हम एमएसएफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि एमएसएफ ऑल्सो इज हायर देन। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिट की बात नहीं है, उसमें लिमिट की बात, जो सिक्योरिटी है उसका 2% ही आप ले सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर उससे ज़्यादा भी लेगा, जो सिक्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा यहाँ पर लोन। पूरे का मिल सकता है, बस परसेंटेज हाई रहेगा। वहाँ पर जितनी डिपॉजिट है सिक्योरिटी, उसका सिर्फ 2% ले पाओगे हायर रेट पर। ठीक है, समझ आया? देखो, अगर सपोज करो कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख की मेरी सिक्योरिटी, मैंने लोन ले लिया 10 लाख का, 10 लाख की सिक्योरिटी दी, 10 लाख का लोन लिया, लेकिन हायर रेट पे लिया, दैट इज बैंक रेट। ठीक है, लेकिन अगर जब एमएसएफ आ जाएगा, ओवरनाइट लेने की बात आएगी, तो मैं 10 लाख में सिर्फ उस 10 लाख का 2% ही लोन ले पाऊंगा हायर रेट पर, दैट इज एमएसएफ। समझ आया? ये यूजली 1% हायर होता है रेपो रेट से, ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बैंक रेट पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है, एमएसएफ पे लिमिटेशन होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब आ गया? कीर्ति, कुछ कह रही थी आप? बो, बोलो बोलो, बोलो क्या कह रहे थे आप? देखो, इसमें 1% ही हायर हो सकता है, उसमें हायर रेट ज़्यादा भी हो सकता है 1% से। और वो जितना, जैसे सपोज करो कि आपसे मुझे उधार लेना है, मैंने आपके पास अपना लैपटॉप गिरवी रखा, लैपटॉप की कीमत है इस समय 40,000। ठीक है, अब मुझे अचानक, आपके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड है कि हाँ, मैं जब भी जरूरत पड़ेगी आपका लैपटॉप मुझे मेरे पास रखा है, आप ले सकते हो उधार। मुझे अचानक जरूरत पड़ी और रातों रात मैंने आपसे ओवरनाइट, आपसे मैं उधार ले रहा हूँ कि कल मुझे किसी को देना है चीज़ें, हमें सपोज करो मुझे सैलरी बांटनी है, कुछ ऐसा करना है। आपने मुझे 40,000 में, ये 4 लाख में जो भी चीज़ें हैं उसमें जो मैंने आपको दिया है, उसकी अगर 40,000 कीमत है, तो आप मुझे कितना दोगे? उसका 2% सिर्फ उधार दोगे, बाकी का नहीं दोगे आप। कि देखो हमारी डील है ऑलरेडी कि मैं 2% से ज़्यादा नहीं दे सकती ओवरनाइट में।
और रेट भी आप बढ़ा के कि ऐसे अभी जरूरत पड़ेगी, अभी हम इतना ही कर सकते हैं आपको। इसके बाद आपने जो नॉर्मली मैं आपसे अगर उधार लेता हूँ कि नहीं कोई बात नहीं आराम से आप दे देना, और ज़्यादा मुझे चाहिए, तो बैंक रेट होता है, और उसमें आप मुझे 1% सिर्फ अपने रेपो रेट से आपने 1% बढ़ाकर मुझे लोन दे रहे हो, और जितनी मेरी सिक्योरिटी 10-40 हज़ार का सामान है, 40 हज़ार के आसपास ही आप दे रहे हो मुझे, ठीक है, 2% से ऊपर दे रहे हो। समझ आया? ओके गुड। चलो, अब आप आते हैं हम CRR। CRR जानते हो क्या होता है? CRR कहीं पढ़ा है इसका? CRR का मीनिंग कैश। आप NCERT ये कुछ नहीं पढ़ते हो क्या सेल्फ से? थोड़ा बहुत सेल्फ से भी पढ़ना जरूरी है चीजें, नॉर्मली थोड़ा सा। कैश रिवर्स रेशियो, ये क्या होता है? कैश रिवर्स रेशियो, दैट इज CRR। कैश रिवर्स रेशियो, ध्यान से देखना, इसको समझना, कोशिश करना इसको कि क्या है क्या नहीं है। सॉरी। किसी को थोड़ा बहुत मालूम है, पढ़ा है पहले तो बता सकता है। गुरदीप, आपको मालूम है इसके बारे में थोड़ा बहुत? हाँ। हम्म। ओके, हाँ। राइट 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 राइट, एकदम सही बात है आपकी। इसमें आप ये बोल सक यही एकदम करेक्ट इसमें है कि RBI इसमें ये जो हमारा परसेंटेज है इसका देखा जाए, परसेंटेज ऑफ लिक्विड रिजर्व ईच बैंक जो है हैव टू कीप एज अ कैश रिजर्व विद RBI। अपने कैश के फॉर्म पर कुछ चीजें रिजर्व रखती है, प्रत्येक बैंक के पास अपना रखना पड़ता है इन देयर करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं अपने करंट अकाउंट में कुछ चीजें अपने कैश के फॉर्म में RBI के साथ रख सकता हूं, ठीक है। बैंक विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑफ दीज डिपॉजिट्स। और जो मैंने RBI के साथ, सपोज करो मैं बैंक हूं, RBI कोई है जिसको मैंने अपना कैश के फॉर्म पे, लिक्विड के फॉर्म पे वहां पर पैसा रिजर्व रख रखा है, लिक्विड रिजर्व। लेकिन RBI मुझे पैसा नहीं दे रही, उसका इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही, वो सिर्फ रखे हुए है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उससे ले लूंगा वापस, जरूरत पड़ने पर वापस। सो कैश रिजर्व रेशियो से बोलते हैं, इसलिए। समझ आया कुछ? बट मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उसे रखने पर कुछ भी ऐसा। समझ आ रहा है? हम्म। देखो, फिर से मैं समझाता हूं कि अगर कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, CRR, ध्यान से समझना, परसेंटेज भी इसमें बताऊंगा मैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि सपोज करो कि आप RBI भी हो, ठीक है, आप RBI बन गए, मैं एक नॉर्मल बैंक हूं, मैंने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है, कैश के फॉर्म में जमा कर दिया। हाँ? रिजर्व रिजर्व रख रहा हूं मैं RBI में, अपने कैश के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में।
मैंने क्या लिखाया है, कैश रिवर्स कर दिया क्या, रिजर्व है सॉरी, मैं रिवर्स लिख दिया। हाँ, तभी मैं, अच्छा यहाँ से कंफ्यूज हो रहा है, रिजर्व है ये, ठीक है, रिवर्स नहीं, रिजर्व रेशियो है। कि मैंने ये आरबीआई है, ये मैंने आरबीआई लिख दिया इसको, और ये बैंक है, ध्यान से समझना। इस बैंक ने अपना कैश यहाँ पर दिया, जमा किया, रिजर्व किया, इस पे रिजर्व किया इस चीज पर कि मैं आपके पास कैश रख रहा हूँ, कैश लिक्विड के फॉर्म में, कि कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको ले लूंगा। लेकिन आरबीआई कहता है मैं इस पर रेट नहीं दूंगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं आपको मिलेगा, बल्कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रखने का, ठीक है। तो ये देता ही उल्टा है, और इसे मिलता नहीं है और ऊपर से देता है इस पे इंटरेस्ट रेट। और जो इंटरेस्ट रेट देता है उसी को बोलते हैं सीआरआर पर रेट। जैसे अभी सीआरआर कितना है, होगा शायद, मुझे लगता है 4 के आसपास, है ना, 3-4 के आसपास, देख लेना, 4%, 4% ना, हाँ ऐसे ही होगा। समझ आ गया क्या है ये सीआरआर, क्लियर हो गया कीर्ति? गुड। तो आप इसमें लिख दो सीआरआर corresponds to corresponds to the percentage of liquid reserves, liquid reserves each bank have to keep as cash reserve with RBI, लेकिन कौन से अकाउंट में रखेगा ये, इन देयर करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट में नहीं रखेगा, करंट अकाउंट में रखेगा, एज अ कैश रिजर्व विद आरबीआई इन देयर करंट अकाउंट्स, corresponding to the deposits they have, corresponding to the deposit they have, and and bank will not get any interest for these deposits. समझ आ गया? हम्म। हाँ वही रिजर्व होता है। फायदा ये है कि करंट अकाउंट में रख रहे हैं, कभी हम अपना ही पैसा अपने अकाउंट में, होता है ना कि जैसे हम, जैसे कि आजकल देख लो कि ह्यूमन क्या करता है, हम क्या करते हैं, अपना गोल्ड बैंक में जाके लॉकर में जमा कराते हैं, करते हैं कि नहीं?
और उसमें हमें और पैसा इंटरेस्ट देना पड़ता है रखने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा जाता है। गोल्ड लोन की बात नहीं कर रहा मैं, लॉकर में रखने की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेम ऐसे ही ये जो बैंक्स होते हैं ये भी अपना पैसा कुछ लिक्विड फॉर्म में करंट अकाउंट में रखते हैं, कभी भी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो वो हम रख लेते हैं क्योंकि उनके पास रहेगा तो चीज़ें वो फ्लो होता रहेगा, और उनके पास शायद उतना रिजर्व नहीं पड़ा रहेगा। जैसे सपोज करो कि मैं, अगर मेरे पास रहेगा तो हो सकता है यूज होता रहे, चीज़ें होती रहें, कभी कभार पैसा बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन मैं आपके पास, मैंने बोला कि मैं आपको 10,000 पर महीने जमा करता रहूंगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी आप मुझे देंगे। आप भले ही इसे रखने के कुछ चार्जेस रख लीजिए, ले लीजिए, लेकिन आप इमीडिएट मुझे देंगे वापस। उसने कहा ठीक है। अब आप मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपने तुरंत दे दिया, ये मेरे करंट अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में नहीं। सेविंग अकाउंट में आप इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, उसकी फॉर्मेलिटी ज़्यादा करानी पड़ेगी। और इसके रखने के आप पैसे भी ले रहे हो कि देखो मैं जिम्मेदारी तो ले लूँगा, लेकिन इसके आपको चार्जेस कुछ लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसको केयर टेकिंग के लिए पैसा ले रहे हैं वो, उसके पास रखने के लिए, ये है। ठीक है, इन्फ्लेशन डिन्फ्लेशन का देखो फर्क तो हमेशा पड़ता ही पड़ता है इन चीज़ों को लेकर, हर चीज़ में। जब आपका फर्क पड़ेगा तो आप तभी तो पैसा लेन देन करते हो ना, जब चीजें ज्यादा आ रही होती तो आप जमा करते जाते हो, जब जरूरत पड़ेगी तो आप निकालना शुरू कर दोगे वहां से। ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्लो ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, चीजें ज्यादा हो रही तो आप जमा करते जा रहे हो, रिजर्व रख रहे हो अपना। तो उन चीजों को हम यहाँ पर रखते हैं। समझ आया समझ में? ओके, चलो अब आते हैं हम एस एल आर। एस एल आर क्या है? स्टेचुटरी लिक्विड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि ये क्या है और दोनों में अंतर क्या है। स्टेचुटरी की बात हो रही है यहाँ पर, कैसी बातें हो रही हैं इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में पहले इसके बारे में भी नहीं पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत आपको पढ़ते रहना है, समझते रहना है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं समझते हैं तो थोड़ा सा स्टेचुटरी रेशियो की बात करें, लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, तो ये ऐसा ऐसा वाला परसेंटेज है जो हर बैंक को अपने पास नगद रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, अपने पास नगद रिजर्व रखता है। ठीक है, यह ऐसा होता है कि जब उनके पास जो मौजूद जमा है के अनुसार होता है कि उनके पास लोगों के जो पैसा जमा है, सपोज करो किसी के लोगों के जो जमा करते हैं एफडी या कुछ ऐसा चीजें, तो वो जो अपने पास रिजर्व रखते हैं कि कभी भी लोगों को वापस करना पड़ सकता है, किसी को कुछ करना पड़ सकता है, तो उस पैसे को हम यहाँ पर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, बैंक कोई भी बैंक हो उसको मैंडेटरी होता है कीप रिजर्व्स करस्पॉन्डिंग टू एसएलआर लॉक्ड विद द देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये अपने पास सोने या सरकारी जो भी हैं सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों के रूप में लॉक करके रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है, समझ आया? इसी को हम बोलते हैं एस एल आर। ठीक है, लिख लो इसके बारे में। एस एल आर करस्पॉन्ड्स टू द परसेंटेज ऑफ लिक्विड रिजर्व reserves each bank have to keep as cash. Each bank have each bank have to keep as cash reserve with themselves corresponding to the deposit they have.
to the deposit they have. Banks have to mandatory keep reserves corresponding to SLR locked with themselves selves in the form of gold or government security. ठीक है, और इस समय कुछ होगा एसएलआर, उसका भी परसेंटेज लगता है, वही परसेंटेज को हम यहाँ पर बोलते हैं, इसका भी अपना एक परसेंटेज होता है। और इसमें लिख सकते हो कि सपोज कि जो भी परसेंटेज होगा उस परसेंट पे रखेगा। इसका परसेंटेज हाई होता है सीआरआर से हमेशा। ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? नेक्स्ट इसमें है कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस लिख दो। डिफरेंसेस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर, ये तो वैसे दिख जाएगा, आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। डिफरेंसेस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। क्या डिफरेंसेस है बेटा इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं कीर्ति, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बताओ। गुरदीप, क्या डिफरेंसेस है? बोलो बोलो बोलो, पूरी बात बोलो। सीआरआर में गुरदीप आप बताएं। देखो सिंपल से डिफरेंस है। सीआरआर में हम कैश लिक्विड कहाँ रखते हैं? आरबीआई के पास। और एसएलआर में खुद रखते हैं हम। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। मैं अपने पास कुछ रिजर्व रख रहा हूँ, वो एसएलआर हो गया। अगर मैं आरबीआई के पास रख रहा हूँ, मैं बैंक हूँ, अगर मैं अपने पास रख रहा हूँ तो एसएलआर, अब मैं आरबीआई के पास रख रहा हूँ तो सीआरआर। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे थे आप? जो भी है 3%, 4%, 4% के आसपास, ये उससे बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि हम रख रहे हैं ना, तो हम रखेंगे तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने लिए परसेंट, जिसका भी हम पैसा रख रहे हैं ना, उसमें हम परसेंटेज लेते हैं लोगों से ना, तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट में रखते हैं अपने पास। और कभी भी हम एज अ सिक्योरिटी चीज़ें ऐसे रख कर अपने पास अपनी ही चीज़ों को जमा करके रखते हैं। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? हम्म हम्म हाँ हाँ, ये भी डिफरेंस हो जाएगा, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस। ठीक है, ओके, समझ आ गया
यहां तक क्लियर? एक और रेट पढ़ देते हैं, फिर फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। CRAR, ये क्या होता है? CRAR कभी पढ़ा है इसको? पढ़ा है कि नहीं? वर्ड भी नहीं सुना कभी इसके बारे में? फुल फॉर्म क्या है इसका? क्या चीज? कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो। हाँ, ठीक है, ओके। कैप चलो, ये रिस्क वेटेड एसेट होता है, ठीक है। एसेट रेशियो इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ठीक है। ये होता क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे आया? इज अराइव्ड बाय by the dividing the capital of banks by aggregated risk weighted asset, ठीक है। ये अगर हम इसको और भी उसके फॉर्म पे देखें और भी समझने के उसमें देख लें थोड़ा सा इसको, कि कैसे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझेंगे आप, क्या होगा इसको। इसमें जो आपका कैपिटल है, यानी रिस्क वेटेड एसेट का मतलब होता है जोखिम संपत्ति, जो आपका उसका रेशियो होता है, जोखिम संपत्ति का रेशियो, यानी रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं, ये बैंक की पूंजी को, यानी आप कैपिटल की बात करें, द कैपिटल ऑफ बैंक, यानी बैंक की पूंजी को कुल जोखिम, ठीक है, जोखिम का मतलब रिस्क इसमें वर्ड दिया गया है, कुल जोखिम भारतीय संपत्तियों से विभाजित करके निकाला जाता है। यानी ये एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट होता है, ठीक है। जोखिम भारतीय संपत्तियों से, कुल जोखिम भारतीय संपत्तियों से, ध्यान से समझना, उससे विभाजित करके, उससे डिवाइड करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। जितना अधिक CRAR होगा उतना ही अच्छी तरह पूंजीकृत होगा। यट मीन्स द हाइयर द CRAR ऑफ अ बैंक, द बेटर कैपिटलाइज इट इज। नहीं समझ आया? और भी समझाओ कुछ एग्जाम्पल लेके। अब- हाँ, अगर नहीं समझा तो मैं और भी एक सीधा सीधा मैं आपको थोड़ा सा कॉमर्शियल लैंग्वेज में और समझा के लेके चलता हूँ, समझाने का ट्राई करता हूँ। इसमें देखो, एक तो सिंपल सी बात ये समझो कि ये क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो एसेट रेशियो है ये। रिस्क वाला फॉर्म इसमें आ रहा है, रिस्क की बात कर रहा है, यानी कैपिटल टू रिस्क, रिस्क मतलब वेटेड एसेट, रिस्क ही बगल में वेटेड ऐसे लिख सकते हो, ये कोई ऐसा इसके फुल फॉर्म का पार्ट नहीं है, ये रिस्क में वेट लिखा हुआ है, वेटेड एसेट, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रिस्क एसेट रेशियो, फुल फॉर्म इसका ये होता है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। वेटेड इसलिए कि थोड़ा जोखिम भरा होता है, रिस्क होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। इससे हम एक और वर्ड दे सकते हैं, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। ये रेशियो, दिस रेशियो of the bank's capital
टू इट्स रिस्क। ध्यान समझा, द रेशियो ऑफ अ bank's capital to its risk, to its risk। यानी सिंपल सी बात है बेटा, इसमें अगर मैं इसमें बात करूं फिर भी मैं उसी पॉइंट पे लेके जाऊंगी। फिक्स्ड जो मैं पहले आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखाई है, वो सभी जगह सेम डेफिनेशन मिलेगी। पूरे भारत में कहीं भी देख लोगे, सभी जगह। मैं एक बार वो लिख देता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। द कैपिटल टू रिस्क weighted assets ratio is arrived at by dividing at the capital of the bank with aggregated risk weighted assets for credit risk and operational risk. Operational risk, the higher the CRAR of a bank, the better capitalized it is. Better capitalize it is. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टीयर 1 टोटल। मैं फिर से आपको इसको समझाने का एक बार करता हूँ। कैपिटल जो हमारी पूंजी जो है, कैपिटल की बात करें, एक ऐसी जो बैंक की पूंजी को कुल जोखिम भरी, जोखिम जो आपकी है, जोखिम पूंजी को कुल जोखिम भारतीय संपत्तियों से विभाजित करके निकल, जो भारतीय संपत्ति है ये कुछ भी ऐसी है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं कि इसका कितना जोखिम हुआ कितना नहीं हुआ, संपत्ति से डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं इसका एग्जाम्पल आप ले लो, एक थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू और आपको समझाने का इसमें करता हूँ। एक एग्जाम्पल किसका ले, एग्जाम्पल हम किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे। हम्म, अगर मैं एग्जाम्पल किसी पर्सन पे लूँ इसको, CRAR का एग्जाम्पल, तो इसमें एक पॉइंट लिख लो। मैं कैसे आपको समझाऊं, थोड़ा सा समझाने का रिस्क का। सपोज करो कि आपने, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। सपोज करो कि मैंने कोई चीज़, एक एसेट है मेरे पास, कैपिटल ऐसी चीज़ है, एसेट के फॉर्म में है, ठीक है। लाइक आप थोड़ा सा कोई मशीनरी ले लो, सिस्टम ले लो, कुछ ऐसी चीज़ है। सपोज करो कि यही मेरा लिखने का सिस्टम है जो आपके पास है, एसेट है, ठीक है। कल के दिन ये एसेट अगर मैं अपनी एज अ कैपिटल मान के चलता हूँ, जैसे कोचिंग डालते हैं तो उसमें चेयर टेबल ये सब कुछ आता है कि नहीं आता, सारी चीज़ें, है ना।
वो भी एक कैपिटल के फॉर्म में कि इतना पैसा लग रहा है, उसमें पैसा लग गया है। लेकिन जब कभी आपके, लेकिन ये पूंजी वैसे वाली कि जब कभी इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तो एक गवर्नमेंट की संपत्ति कैसी है, उस रेट पर उसको रेट लगाकर उसका पैसा मिलेगा, आपको वापस मिलेगा। यानी उससे डिवाइड किया जाएगा कि आपकी गवर्नमेंट संपत्ति के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाएगा कि हाँ उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे डिवाइड करेंगे हम इससे। सपोज करो कोई लैंड है, तो जो गवर्नमेंट का रेट है हाँ ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, कि जैसे कि आपका रोड निकल जाता है आपके खेत से, है ना, तो गवर्नमेंट उसमें आपके रोड का दाम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको देती है कि नहीं देती, है ना। तो सेम कुछ वैसा ही इसका होता है कि वहां पर अपनी गवर्नमेंट से भारतीय जो संपत्ति है, जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, या भारित संपत्ति बोल सकते हैं, जो संपत्तियों से विभाजित करके, जोखिम भारित संपत्तियां जो होती हैं उससे विभाजित करके इसका पूंजी निकाला जाता है, जोखिम भरी संपत्ति। तो जो भी चीजें हैं कि कौन कौन सी जोखिम भरी कौन सी संपत्ति हो सकती है, क्या हो सकती है, रिस्क वेटेड एसेट क्या हो सकता है, उससे डिवाइड करेंगे और फिर उसका पैसा हम एक एज अ कैश के फॉर्म में, एज अपना जो हमें वापस चाहिए पैसा वो निकालेंगे। तो ये हमारा एक हो जाता है CRAR। समझ आया है कि मैं फिर से किसी और तरीके से बताऊं एग्जाम्पल में? थोड़ा बहुत। एक कभी आपने वो देखा है, जैसे कभी कभार ट्रैक्टर लेता है कोई, कार लेता है कोई, या कुछ ऐसा लेता है, तो उसमें उसके लिए जब वो लोन नहीं भर पाता है, तो उसको क्या करते हैं, एज एसेट के फॉर्म में कुछ चीजें उसकी, उसको फिर वापस उसका एक रेट निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं कि अभी इसका कितना रुपए से भरा जा सकता है। हाँ होता है ना एक, कि इसका नुकसान जो भी हो, रिस्क इतना है ले लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, सेटल करते हैं, इसका इतना पैसा इससे बनेगा, इसके लेकर खत्म कर लेते हैं इसको। थोड़ा बहुत समझ आया? सपोज करो कि मैं आपको एक चीज और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज करो कि एक कोई बैंक है जिसमें लगभग 2 लाख रुपए जो कैपिटल के फॉर्म में Tier 1 में या कुछ ऐसा, और दूसरा एक 5 लाख का उसका कैपिटल है, और उसके पास लोन जो है, कैलकुलेटेड लोन जो है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वो लगभग ज़्यादा, इनसे ज़्यादा बोल सकते हो लगभग आप। मैंने दो, और कितना बताया मैंने लोन आपको, एक या दो, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख हुआ। सपोज करो कैलकुलेटेड आपने जो लोन ले रखा है वो आपकी 5 लाख का ले रखा है, और आपके पास जो इस समय पैसा पड़ा है, जो आपका सामान पड़ा है, वो 3 लाख का है। तो जिस दिन ये चीजें ऐसी होंगी, वापस जाने की बात होगी, तो आपका पैसा जो दोनों को जोड़कर 1 लाख और 2 लाख भागे, सपोज करो 5 लाख का आपने लोन रख रहा है, तो डिवाइड बाय 5 लाख जो आपने लोन लिया है, उससे डिवाइड करके आपका उतना माइनस कर दिया जाएगा कि हाँ इतना आपका बचा, इतना नहीं बचा। ठीक है, समझ आया कुछ? मैं फिर से बता देता हूँ। आपने एक लोन लिया 1 लाख का, सॉरी आपके पास जो सामान पड़ा है 1 लाख और एक 2 लाख, टोटल आपके पास लोन है 5 लाख का, तो हम 5 लाख से इसे डिवाइड करेंगे, यानी कितना आपने दिया और कितना भी बचा, तो इसका जो भी फॉर्म में जाएगा उसे बोलते हैं ये वाला CRAR। समझ आया कुछ? पक्का? गुरुदेव समझ आ रहा है? पक्का समझ आया है ना, कि ऐसा तो नहीं तुक्का चल रहा है? मैं फिर से इसको एक उसमें बता देता हूँ, फॉर्मूला भी इसका बता देता हूँ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। थोड़ा सा इसमें लिख लो, द कैपिटल, ये मैं ये लिख गया था आपका ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा और उसमें फॉर्मूले के हिसाब से बताऊंगा, आपको और जल्दी समझ आएगा।
ये हो चुका है तो इसको लिखकर फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। मैसेज कर देना आप मुझे। हम्म। नहीं, बोलता हूँ मैं भी, लेकिन मैं भी पढ़ता हूँ ना उसके बारे में। जब बार बार आप पढ़ते हो तो फिर कॉन्सेप्ट याद रहता है। अब जैसे कई बार याद करना पड़ता है आपको खुद ही, जब मजबूरी होती है ना आपकी, और ये मजबूरी हो या आदत बनानी पड़ती है, दो चीज़ों से होता है। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तभी पढ़ा पाता हूँ ना चीज़ों को लेकर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें माइंड में कभी कभार होता है, नई चीज़ें जोड़नी पड़ती, नई चीज़ें लानी पड़ती हैं उसको, और डालना पड़ता है आपको उसको, कि हाँ ये इसके लिए एग्जाम्पल सेट होगा, कहाँ से आएगा एग्जाम्पल, किस चीज़ को इसमें रखेंगे, कैसे ठीक होगा। कई बार वो चीज़ें हो सकता है कि जो मैं पढ़ूँ और उसी को मैं अगर पढ़ाऊंगा, हो सकता है वो चीज़ें डायरेक्ट समझ नहीं आए। तो ये भी समझना पड़ता है कि आपके लिए कैसे समझ आएगा। तो मुझे तो समझ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको भी समझाना है, आपके लिए माइंड में परमानेंट रखना है, तो वो चीज़ें भी हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा। तो वो जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे। आपकी एक कंपल्सन भी है ना कि हाँ मुझे करना है ये एनी हाउ। जैसे मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे इतना मालूम चल गया है कि कंपनी में कैसे शेयर, कैसे चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, और कैसे कंपनी में हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए, कैसे किसी से फंड लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सो वो आपको एक टाइम ऑटोमेटिकली सिखा देता है, या आप उसमें जब इन्वॉल्व होते जाते हैं तो भी आप सीखते जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आपका जब ये आईएएस का जब ये चीज़ें होती है ना कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप भी उसी तरीके से करोगे, दूसरा छूटेगा नहीं। ठीक है। चलो, अब इसका एक फॉर्मूला है, इस पे आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें लिखाऊंगा, यहाँ तक हो गया। अब इसमें लिखना है थोड़ा सा जो आपको समझना है बेसिकली। द कैपिटल, ध्यान से समझना है इसको। द कैपिटल टू रिस्क वेटेड, रिस्क में ही वेटेड है, ये अलग से मत तो उसको जोड़ देना कि इसके फुल फॉर्म में कुछ अलग से है। रिस्क है, वेटेड रिस्क है, मतलब भारी रिस्क है, जोखिम ज्यादा है। रिस्क एसेट रेशियो इज, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो बता रहा हूं। इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग बैंक्स टियर वन कैपिटल एंड टियर टू कैपिटल। एक मैं आपको और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं, आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। आप यूपीएससी देते हो ना एग्जाम, है ना? यूपीएससी में मेंस के मार्क्स जुड़ गए, ये टीयर वन हो गया, और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ गए, टीयर टू हो गया। टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके? 725। 7। अब जब इससे डिवाइड करोगे तो यही आपका CRAR होगा। समझ आया? क्लास जाना, चले जाना, बस 15 मिनट की 10 मिनट की बात है, रोका थोड़ा ना है बेटा, है ना?
7 बजे के और भी देखो, आज भी नहीं जगे ये सब लोग, मैसेज कर देते हैं सर रिकॉर्ड हो जाएगा, रात में ही मैसेज कर देते हैं सोने से पहले बच्चे। लेकिन थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। सो क्या ही कहें हम, तब तो जग नहीं रहे। थोड़ा सा रुको, इसका कर लेते हैं, देखते हैं इसका कल। कैपिटल्स एंड डिवाइडेड बाय, ये समझ आ गया ना, यहाँ से चीजें यहीं से इसको समझ सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाय, यस सॉरी, डिवाइडेड बाय नहीं, डिवाइडेड द टोटल, टोटल बाय इट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट। लाइक एग्जाम्पल में इसका कुछ है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, Tier 1 कैसे निकालेंगे उस चीज को, Tier 1 इज इक्वल टू एलिजिबल Tier 1 कैपिटल फंड, कैपिटल फंड इज इक्वल टू, इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, Tier 1 को एलिजिबल Tier 1 कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं। इसका इक्वलिटी होता है क्रेडिट, ध्यान समझ, मैं ऐसे कर देता हूँ, क्रेडिट रिस्क RWA, RWA का मतलब रिस्क वेटेड एसेट, प्लस मार्केट रिस्क RWA, प्लस ऑपरेशनल रिस्क RWA। यहां से समझ आ रहा होगा, आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा गुरुदेव? हाँ, हिंदी में भी यही है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है आपको, क्रेडिट का मतलब क्या है यहाँ पर? जमा, एक आपके पास जमा रिस्क, जो रिस्क है यानी जोखिम भरा जो एसेट है आपके पास, पूंजी है वो है, प्लस मार्केट में रिस्क भरा जोखिम है एक आपका, कि कोई सपोज करो कि आपने कोई चीज लेकर आए बेचने की उसमें, तो एक मार्केट में भी है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आपने पहले तो अपने पास सामान बना के रख लिया, वो क्रेडिट है, जमा आपके पास पड़ा है। दूसरा मार्केट में दे रखा है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तीसरा ये है कि हमने ऑपरेशनल भी करा लिया, कैसे उसका ऑपरेशन वर्क चल रहा है, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो भी, तो ये तीनों का पैसा जोड़ दें तो टोटल बहुत बड़ा रिस्क हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम कैपिटल फंड बोल देते हैं, रिस्क तो हो गया उसमें। अब बिकेगा कि नहीं बिकेगा चीजें हैं, एक आपके पास घर में पड़ा है सामान, कुछ मार्केट में है, और ऑपरेशनल कॉस्ट है जो यहाँ से वहां जा रहा है सारा। तीन टाइप के आपके पास कॉस्ट आ गए, समझ आ रही है? अब आया समझ में? तीनों का आपके पास रिस्क है। अगर उधर नहीं बिका मार्केट में तो रिस्क है, आपके घर में पड़े पड़े नहीं बिकेगा तो घर वाला बर्बाद हो जाएगा आपका, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। आया? तीनों का रिस्क है, बिक गया तो सब कुछ ओके, नहीं बिका तो सारे में रिस्क है। ठीक है, अब इसे हम टोटल CRAR की बात करते हैं, तो इसमें होता है, इसका मतलब होता है एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड डिवाइड बाय क्रेडिट, ये जो आपने जितना यहां लिखा है इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड बाय क्रेडिट रिस्क RWA प्लस मार्केट रिस्क RWA प्लस ऑपरेशनल रिस्क
RWA, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा CRAR निकल आएगा। ठीक है, मतलब ये जितना भी आपने किया यहाँ पर, ये जितना खर्च आया यहाँ पर Tier 1 में, उसको हमने टोटल से डिवाइड कर दिया। Tier 2 भी हो सकता है खर्च, दोनों को जोड़ दो, फिर पूरा जितना हमारा खर्च होना था उससे डिवाइड कर दो, वही हमारा आ जाएगा। क्योंकि आपने जो सामान खरीदा, चीजें हुई, तो उसमें थोड़ा सा कम था, लेकिन टोटल हमारा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, उससे डिवाइड किया, कितना लॉस हुआ, कितना माइनस हो गया। ठीक है, समझ आया? मार्केट रिस्क RWA, फिर है इसके प्लस लगा, प्लस लगा, सभी के बीच में प्लस लगा, फिर है आपका प्लस ऑपरेशनल रिस्क RWA, उसमें भी प्लस लगा हुआ है। हो गया? ठीक है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो है आपका फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। अब बजट आने वाला है ना आपका, अब कल नहीं परसों तो वो आ जाएगा, 31 को आपका इकोनॉमिक सर्वे, और 1 फरवरी को आपका बजट आएगा, हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। उसमें फिस्कल पॉलिसी का आपका यूज होता है। फिस्कल पॉलिसी रिफर्स द पॉलिसी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसी एक्शन ले के लिए जो लेती है, यानी गवर्नमेंट के जो पॉलिसी एक्शंस होते हैं, उसको रिफर करती है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, जैसे बजट है, टैक्सेस है, सब्सिडी है, एक्सपेंडिचर है, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द क्या है, फिजिकल पॉलिसी। यही सारी फिजिकल पॉलिसीज हैं। मतलब अगर हम इसमें दो तरीके से इसमें बोल सकते हैं फिजिकल पॉलिसीज में, फिर से समझना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्शंस होते हैं, जो स्कीम की या पॉलिसी की जो एक्शन काम करने का जो काम करती है, वो किसी फॉर्म में काम करती है, कि वो टैक्स के फॉर्म में बजट बनाती है, सब्सिडी देती है, एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, उन सभी को अगर देखा जाए, तो सभी को अगर जोड़ दिया जाए, तो ये फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट बन जाता है, फिस्कल पॉलिसी बन जाती है। ठीक है,
इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। फिर फिजिकल डेफिसिट, इन सभी चीज़ों को लेकर अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो ये वाला फिर चैप्टर कंप्लीट कल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अकाउंट ग्रोथ और डेवलपमेंट में आएंगे। ठीक है, बाकी और भी डाउट निकाल लेना, कोई डाउट होगा तो कल हम उसे क्लियर भी कर लेंगे, उसको सारे डाउट्स को। ठीक है, अगर नहीं कोई चीज़ समझ आती फिर से कोशिश करना, अगर कोई चीज़ पढ़ने में रह जाती है फिर से दोबारा रिवाइज करते हो। 30 मिनट तो रिवाइज करना चाहिए हमें। ये नोट्स बनाओगे, वैसे मैं इस बार खुद ही बनवा रहा हूँ तो वो चीज़ें हो जाती है। कोशिश करूँगा कल से मैं, अगर पीपीटी पीडीएफ ऐसा कुछ हो सकता है तो लगेगी तो मैं उसे लगा दूंगा, तो और थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम कल। ओके, 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 हैव अ नाइस डे।